जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होगा। आइए, आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका उदाहरण क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद आज हम इस वीडियो में प्रिज्म को बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड के दृष्टि से। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं आपको इतना बेहतरीन से समझा देंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाएंगे, उसके बाद उसकी शर्तें क्या हैं उसको देखेंगे, उसके बाद उसके उदाहरण क्या हैं उसको देखेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे। उसमें क्या करेंगे, आपतन कोण का जो मान बन रहा है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है, उसमें एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो आपतित किरण उसी माध्यम में, जब आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो आपतित किरण आ रही है वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम से वह प्रकाश की किरण आई होती है। तो प्रकाश के इस परावर्तन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देंगे। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए देखिएगा। उसमें सबसे पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। प्रकाश का गमन जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब तक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं हो जाएगा तब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, देखे होंगे आप भी। जो कांच जब फूट जाते हैं उसमें देखिए दरार बन जाती है। गाड़ी वाड़ी की जो कांच लगे होते हैं उसमें जब वो फूट जाता है उसमें देखिए दरार बन जाती है, और वो दरार जो है बहुत चमकदार होती है। ठीक, तो वो चमकदार क्यों होती है, तो इसमें वही है साइंस। हर जगह आप अगर ढूंढेंगे तो हर जगह आपको साइंस मिलेगी। बिना साइंस के यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसके कारण होती है, तो देखिएगा कांच में बनी दरार चमकदार होती है क्यों। तो इसमें है कांच वायु के लिए सघन माध्यम हो जाता है, अतः जब प्रकाश की किरण कांच से होकर जब वायु में आती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश कांच में बनी दरार, ठीक है, कांच में बनी दरार क्या है, अधिक चमकदार दिखाई देती है। उसमें जो दरार बन गई है कांच में, तो प्रकाश जब उसमें जाता है तो जो कांच है वो वायु के लिए सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब कांच में जाती है तो कांच से होकर जब बाहर आती है तो कांच क्या है, सघन माध्यम है, और वायु क्या है, विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जिसके कारण जो कांच में बनी दरार होती है वो अधिक चमकदार होती है। दूसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, हीरा इतना अधिक चमकदार क्यों होता है। तो हीरा की जो है उसकी कटिंग की जाती है, उसकी कटिंग को इतना बेहतरीन से कटिंग किया जाता है कि उसके फलक जो है इतना व्यवस्थित तरीके से काटे जाते हैं कि उसकी फलक पर जिस भी तरफ से प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे जिसके कारण वो हीरा जो होता है वो अधिक चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, वही लिखा गया इसमें, हीरा की कटिंग इस प्रकार की जाती है कि प्रकाश की किरण जिस भी तरफ से उसके पृष्ठ पर पड़ती है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जा रहा है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जा रहा है, यानी इसमें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दूसरी शर्त इसमें लग रही है, जिससे क्या होगा, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसमें क्या है, पहला नियम लग रहा है जिसके कारण उसमें
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण हीरा अधिक चमकदार होता है। आप जो है ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, इसको आप देखे भी होंगे। जैसे आप बहुत गर्मी पड़ रही है और आप सड़क पर जा रहे हैं, तो देखिएगा सड़क पर कुछ दूर पर ऐसा दिखाई देता है कि उस सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जब उसके समीप जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है। तो वही है मरीचिका किसे कहते हैं, तो इसमें पूछा गया है। तो मरीचिका जो है, आप रेगिस्तान में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत गर्मियाँ होती हैं। गर्मी होने के कारण वहाँ की जो रेत होती है वो अधिक गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण उसके पास की जो वायु होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। रेत गर्म होने के कारण ही वायु भी गर्म हो जाती है, जिसके कारण जब प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है तो ऊपर वाली जो वायु है वो ठंडी है हल्की, और नीचे की जो रेत के समीप की वायु है वो गर्म है। तो ठंडी वायु जो है वो सघन माध्यम हो जाएगी और उसके समीप की जो वायु है वो विरल माध्यम हो जाएगी। जब विरल माध्यम में हो जाएगी तो वही प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण जो है ऐसा लगता है कि वहां पर हमें कुछ पानी दिख रहा है। तो इसमें लिखा गया, पढ़िएगा, रेगिस्तान में गर्मियों में यात्रियों को पानी होने का भ्रम पैदा होता है, इसे ही हम मरीचिका कहते हैं। तो उसमें कैसे होता है देखिएगा, अधिक गर्मी होने के कारण रेत के समीप की वायु भी गर्म हो जाती है। जो रेत है उसके समीप की वायु गर्म हो जाती है, और गर्म वायु जो है ठंडी वायु की तुलना में विरल है। जो आपकी गर्म वायु है वो ठंडी वायु की तुलना में क्या है, विरल है, जिसके कारण वहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसके कारण वहां जो है चमक दिखाई देती है। चमक दिखाई देने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। तो इसका जो है आप देख लीजिए, इसको रोक करके इस वीडियो को जो है लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रिज्म को बताते हैं, ठीक है। ये देखते हैं प्रिज्म को, देखिएगा प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो किसी समान पारदर्शी माध्यम का बना हुआ भाग समान पारदर्शी होगा, मतलब एक ही प्रकार के मिश्रण से बना हुआ पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे हम, समान पारदर्शी माध्यम। किसी समान पारदर्शी माध्यम का बना हुआ भाग, किसी समान पारदर्शी माध्यम का बना हुआ भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के झुकाव को क्या कह देंगे हम, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म के जिस पृष्ठ पर, ठीक है, प्रिज्म के जिस पृष्ठ पर प्रकाश परावर्तित होता है, ये जो प्रकाश जा रहा है ये जिस पृष्ठ पर जो है परावर्तित होगा, मतलब अपवर्तित हो आगे जाएगा, उसे क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पर परावर्तित ना होकर यहाँ पर अपवर्तित रहेगा, ठीक, अपवर्तित रहेगा यहाँ पे। तो हाँ फिर देखिएगा, किसी समान पारदर्शी माध्यम का बना हुआ भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के झुकाव को क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा प्रिज्म का भाग क्या है, प्रिज्म के जिस पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तित होता है, जैसे आपका ये प्रिज्म है, ठीक, ऐसे तीन कोने का प्रिज्म होता है। जब प्रकाश का ये प्रिज्म है, प्रकाश के इस पृष्ठ पर, जैसे इस पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जिस पृष्ठ पर अपवर्तित होगी उस पृष्ठ को क्या कहेंगे हम, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो लिखा गया है, प्रिज्म के जिस पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। यहाँ पे रहेगा अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ तथा दो पृष्ठ के झुकने से बने कोण को, ये जो आपका दो पृष्ठ है, ये वाला और ये वाला, दो पृष्ठ के झुकने से बने कोण को प्रिज्म कोण कहेंगे। ये जो आपका ये वाला कोण बन रहा है, ये इधर से झुका हो रहा है और इधर से ये जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन n इक्वल टू साइन a प्लस लैम्डा m बटे 2
पूरे का बटा हो जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक है, इसमें आपको जो है कोण का मान दे दिया जाएगा, जिसे ए से, इसको ए से लिखते हैं हम, ए प्रिज्म कोण ए है। ठीक है, उसके बाद लैम्डा एम दे दिया जाएगा और उसके बाद इसको आपका अपवर्तनांक पूछेगा। उसके बाद एक पतले प्रिज्म, जब पतला प्रिज्म होगा, पतले प्रिज्म के लिए आपको जो है थीटा का मान जब पूछेगा तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर n माइनस वन इक्वल टू ए, इक्वल नहीं सॉरी, साइन थीटा बराबर n माइनस वन इंटू ए। ठीक है, उसके बाद है प्रिज्म का विक्षेपण। प्रिज्म का विक्षेपण क्या है देखिएगा, इसमें क्या होता है, कोई प्रिज्म होगा, ठीक है, प्रिज्म होगा, उस पर किसी बारीक छिद्र से, कोई बारीक छिद्र होगा, उस बारीक छिद्र से प्रकाश की किरण आकर के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर टकराएगी और अपवर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इस 7 रंगों में प्रकाश के इस 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देंगे, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कह देंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बारीक छिद्र से होकर प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या है, 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, जो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण हो रहा है, इसमें सबसे ऊपर जो रंग होगा वो लाल होगा और सबसे नीचे बैगनी होगा। इसमें जो लाल रंग होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और जो बैगनी रंग होगा आपका, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो इतना जो है आप फटाक से जो है इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरे, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरे जहां पर धूल के कण, मिट्टी के कण, वायु के कण आदि से टकरा करके और वो प्रकाश की किरण चारों दिशाओं में फैल जाए, तो प्रकाश की किरणों के चारों दिशाओं में फैलने की इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरे जिसमें धूल के कण क्या है, धूल के कण है, मिट्टी के कण, वायु के कण, धुएं के कण अधिक मात्रा में उपस्थित हों, जिसके कारण प्रकाश की किरण उससे टकराकर चारों तरफ फैल जाए। जो प्रकाश की किरण आपकी आ रही है उसी में टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाए, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। उसी का एक एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, सूर्योदय के समय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल का होता है। तो जो सूर्य होता है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय हमसे जो है बहुत अधिक दूर पर होता है। बहुत अधिक दूर होने के कारण और सभी प्रकाश की रंगों का जो है प्रकीर्णन हो जाता है, जिसमें से लाल रंग जो होता है उसके अपवर्तनांक बहुत कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो वही है इसमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है और प्रकाश की किरणों के आगे बढ़ने पर सभी रंगों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी कारण से लाल रंग हम तक पहुंच पाता है, जिसके कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अब इसमें जो है 2 परिभाषाएं हैं, जैसे प्रदीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु।
तो प्रदीप्त वस्तु में क्या मतलब जो है क्या होता है, सुनिएगा। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करेंगी, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करेंगी उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो लिखा गया इसमें वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, मतलब उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद जो है प्रकाश को देंगे और स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, इनको सबको जो है हमें सूर्य मतलब सॉरी इसमें क्या है, इसमें हमें प्रकाश देने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं से जो है चमकती हैं। और उसी तरह दूसरा इसका अपोजिट क्या है, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तु में क्या है, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती हैं, यानी कि वो दूसरों से जो है दूसरों पर निर्भर होती हैं, इसके कारण वे चमकती हैं, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा, मेज, कुर्सी और मतलब आदि। चंद्रमा जो है कहीं कुछ लोग कहेंगे कि चंद्रमा जो है प्रदीप्त वस्तु है, नहीं, चंद्रमा जो है प्रदीप्त वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो चंद्रमा होती है वो दिन भर जो है सूर्य से प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, उसका सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है, जिससे रात में हमें प्रकाश जो है देती है। इस कारण से चंद्रमा जो होती है वो अदीप्त वस्तु में आती है। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो का अंत करते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा आपके लिए उसमें जो है इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा, सभी सूत्रों का उपयोग करके, जैसे वक्रता त्रिज्या का सूत्र हो गया, फोकस दूरी का सूत्र हो गया, अपवर्तनांक का सूत्र हो गया, उसके बाद स्नेल का नियम का सूत्र हो गया, उसके बाद परिकीर्णन का सूत्र हो गया। इन सभी सूत्रों का जो है उपयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे और आपको समझाएंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे इस ज्ञान को जो है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।